तो हमारी वीकनेस है ना, इंडिया तो ले रहा है चीमा साहब। The textile industry, the backbone of the economy of Bangladesh, is bearing the brunt of the crisis. 2 दिनों में भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए हैं। एक हो तो गया उनका कॉन्सेंसस मोहम्मद यूनुस साहब पे शायद, लेकिन अभी इस समाज में कोई अमन नजर आ रहा है आपको जनाब ब्रिगेडियर साहब? Orders worth billions of dollars have been cancelled and factories are shutting down as well. उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिद चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा और आर्मी जो है इंटरनल सेटअप ले आएगी। लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात को बड़ा धचका। अप्रैल में मुसलसल 7वें माह टेक्सटाइल बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक किसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। यासिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है कि फिनलैंड जाए। मैंने आपको सबसे पहली खबर जो बांग्लादेश की दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जाएंगी वो। आपको ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है? इन्होंने ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बांग्लादेश, तो इस वक्त बात हो रही है ग्लोबल कैप। इस वक्त तो जैसे कहते हैं ना, दुनिया में हर तरफ तूफान है, सियासी तूफान है। अमेरिका में देखें, साउथ एशिया में देखें, मिडल ईस्ट में देखें, लेकिन जो असल इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो आम आदमी से लिंक है उस पर बात करनी चाहिए। और मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और डाटा पढ़ रहा था कुछ दिनों से, और वहाँ से मैंने कुछ एनालाइज किया कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इंडिया जो है इट इज़ गोइंग टू बी द ड्राइवर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ, या क्या इंडिया जो है वो नेक्स्ट चाइना बनने जा रहा है। इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं एंड इंडिया कैन बी द नेक्स्ट इकोनॉमिक पावर हाउस। देखें, चाइना जो है वो एक ग्लोबल ग्रोथ का ड्राइवर रहा है तकरीबन 30 साल तक, और कहा जाता है कि जो ग्लोबल जीडीपी है, जो ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसकी 25% जो है वो चाइना जनरेट करता था तकरीबन 1990 से लेके 2020 तक। और इसमें देखें कि 2013 से लेके 2013 से लेके 2021 तक चाइना ने 39% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट किया, 39% ऑफ द जीडीपी, और दिस इज मोर देन 13% ऑफ द G7 कंट्रीज। यानी कि G7 कंट्रीज जो है, आप समझ लें कि वो तकरीबन कुछ 26% प्रोड्यूस कर सके हैं ग्लोबल जीडीपी का, एंड चाइना अकेले ने 39% कंट्रीब्यूट किया 2013 से लेके 2021 के बीच में। इसी हवाले से चाइना, अगर इंडिया के हवाले से भी बात करें तो बेसिकली चाइना जो था वो तो चलता रहा, लेकिन इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए तकरीबन 3 डेकेड्स तक, ताकि इंडिया अपने आप को जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है उसमें सिंक कर सके। इफ इंडिया विच इज हैड अ पोटेंशियल, अगर 7-8% वो चल रहा है, अगर इंडिया अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्शन का पहिया तेज करे, डबल डिजिट ग्रोथ पे चला जाए, तो इंडिया इजीली कैन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। यही तो वो चीज है कि अमेरिकन एंड सारे के सारे वेस्ट खड़े हैं, अमेरिकन की बात करूंगा, नॉट एट द वेस्टर्न बोर्ड, जो चाहते हैं कि हम ये जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है, चाइना और ताइवान से उठा के इंडिया ले जाए एज ए फ्रेंड शोरिंग पॉलिसी। ठीक है जी। सो ये जो ट्रांजिशन है, अगर ये होती है तो इंडिया विल बी एन एक्सपोर्ट पावर हाउस, एक्सपोर्ट का पावर हाउस होगा इंडिया, और बहुत सारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको वो अट्रैक्ट, सारी बातें कर सकता है। बहुत सारी हमने देखा है कि यूनिकॉर्न्स आई हैं इंडिया के अंदर, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री बताती है, जो हमें डाटा बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो हमें जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं उरू बताते हैं, उरू मीन्स के डायरेक्शन बताती है। वो उरू ये है कि भाई, ठीक है जी, कि चाइना ने बड़े मजे लिए हैं 30-40 साल, बड़े मजे लिए हैं उसने, और इतनी में उसने अपने आप को उठा लिया। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती ये पिछले 30 साल में, विच इज
तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि चाइना इतनी तरक्की करता। सो चाइना ने ग्लोबलाइजेशन का एडवांटेज लिया और चाइना इज अ की इकोनॉमिक जो पावर हाउस के तौर पे इमर्ज हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1990s और सारा कुछ हुआ। अभी उनको पता चला हो जब ये सारे ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स चले गए चाइना को, तो अभी वो बात कर रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन की कि कैसे किया जाए। हम क्योंकि जिसे वो कहते हैं ना इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि इंडिया जो है उसके पास भी एक एडवांटेज है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस है, ठीक है जी। जो आप समझे कि बड़ी तादाद में तकरीबन आप समझे कि 500 मिलियन लोग जो हैं, ठीक है जी। चाइना के पास तकरीबन 900 मिलियन लोग हैं, कंज्यूमर बेस की बात कर रहा हूं। बाय 2030 इंडिया की जो कंज्यूमर बेस है दैट इज गोइंग टू एक्सपैंड बाय 773 मिलियन। तीन पाकिस्तान जो है ना वो कंज्यूमर बेस होंगे। इसीलिए तो गोल्डमैन सैक्स जो है दैट पुट पाकिस्तान एज ए 12th नंबर इन 2075 एज ए बिगेस्ट इकोनॉमी, 12वीं इकोनॉमी रखता है। इंडिया को दूसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी एंड पाकिस्तान को 12वीं बड़ी इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन और ये जो कंज्यूमर बेस है कि हमारे चाइना की आज अगर कंज्यूमर बेस जो है वो 900 है, इंडिया की आज 500 है। लेकिन इंडिया अगले 10 सालों में अगर ये 750 पे ले जाता है अपनी कंज्यूमर बेस, तो देन चाइना जो है वो जारी बात है चाइना के करीब है। और चाइना और इंडिया का जो है वो ये कंपटीशन बड़ा सीधा नजर आ रहा है कि दुनिया चाइना को तो जैसे किसी की जरूरत नहीं है ना, इंडिया को भी किसी की जरूरत नहीं होगी। और उनको एक चीज की समझ लग गई है चाइना और इंडिया की, और वो ये समझ लग गई है कि भाई हमारे पास खुद ही बहुत कुछ है। और अब इकोनॉमी के हवाले से वो चैलेंजेस आने शुरू हो गए। मैंने आपको बताया कि जो चाइना को जो एडवांटेज रहा है दैट वाज जो वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन आई थी 1990s में, 80s के एंड मिड में एंड देन 90s में, ठीक है जी। एंड इंडिया को भी हुआ, आपको पता है 1991-92 में इंडिया वेंट फॉर द लिबरलाइजेशन।